नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम सीटेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों के साथ साथ आपके जो कंसेप्ट होंगे उन्हें भी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। सो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जैसे जैसे आप इन प्रश्नों को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपकी समझ के बढ़ने के साथ साथ आपके पेपर में नंबर भी बढ़ेंगे। सो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 2024 में जो आपकी सीटेट की परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपने दिए गए ऑप्शनों को पढ़ना है और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्यों है, जो जवाब गलत है वो जवाब गलत क्यों है। तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि आने वाला सीटेट में जो पेपर है वो कैसा हो सकता है। और ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या लिखा है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। पहले लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपने पता लगाना है कि अगर हम इस क्वेश्चन को बच्चे से पूछेंगे तो सबसे अच्छे तरीके से मूल्यांकन जो बच्चे का हमने करना है, असेसमेंट करनी है, कौन से प्रश्न पूछने से हम अच्छे तरीके से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट आर द वेज इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी? फॉलोइंग्स आर सम आंसर्स दैट यू गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? विच आंसर रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड हिज हर एबिलिटी टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट आंसर। क्वेश्चन को दोबारा से समझें। क्वेश्चन में पूछा गया है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, भागीदारी कैसे करते हैं। आप सभी को पता है हमारे देश भारत में हम क्या करते हैं, सरकारों को वोट देकर चुनते हैं। तो इसके बारे में ही पूछा गया है। इसके बाद हम कुछ ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कौन सा उत्तर सही होगा इसका अंदाजा लगाने की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका सही उत्तर कौन सा होगा। पहली ऑप्शन पढ़ें, सम की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। और ये जवाब दिया गया है बच्चे के द्वारा। आपने बच्चे से प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न पूछा था? लोकतंत्र के बारे में। आपने बस उनसे चेक करना था कि जो आप पढ़ा चुके हैं क्या बच्चे को असल में समझ आया भी है, क्या नहीं आया है। सो आपने जब उससे प्रश्न पूछा तो उसने ये जवाब दिया जिसमें उसने बात बताई लोकतंत्र सरकार की संचालन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तथ्य हैं। जन भागीदारी है, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। क्या इसका जवाब फर्स्ट होगा? दूसरी ऑप्शन को पढ़ें, वोटिंग, धरना, रैलीज, सोशल मूवमेंट्स। कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन की वजह से लोकतंत्र में सरकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं। क्या इसका जवाब ये होगा? या फिर ऑप्शन नंबर 3, बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। कि चुनाव में मतदान करके क्या कर सकते हैं? चुनाव में मतदान करके लोग लोकतंत्र में भागीदारी दे सकते हैं। क्या इसका जवाब 3 होगा? या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन अ डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। All government are elected for fixed periods. In India, this period is 5 years. इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग चुनाव में मतदान करते हैं, अपनी वोट डालते हैं, वोट डालकर भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि अभी
पंजाब में 2 साल पहले इलेक्शन हुई थी, लोगों ने वोट डाली और नई सरकार बना दी। सो इस तरह लोगों ने तो भागीदारी दी जो डेमोक्रेसी है उसमें, लोकतंत्र में। उसके बाद सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं कि लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, लोकतंत्र में हम कुछ समय के लिए सरकारों को चुनते हैं। अगर ज़्यादा समय तक ये सरकारें रहेंगी, मान लीजिए एक बार इलेक्शन हुए, सरकारें बोलेंगी कि हमने तो सारी उम्र ही क्या करना है, राज करना है, तो वहां पर इलेक्शन कह सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। सो इसमें टाइम पीरियड की भी बात कही गई है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष होती है कि 5 वर्ष के बाद चुनाव दोबारा से करवाए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको कौन सा जवाब लगता है कि अगर बच्चे ने वो जवाब दिया है तो बच्चे का जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी को लेकर वो हमें पता लगेगा कि बच्चे को सब कुछ अच्छे ढंग से आ चुका है। सो ऑप्शन नंबर अगर आप 1, 2 और 3 को देखेंगे तो यहां पर टू द पॉइंट बात बताई जा रही है, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। बट अगर आप 4 पॉइंट को देखेंगे तो इसमें काफी वाइडर कह सकते हैं कि बच्चे का पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा कि बच्चे को समझ है उस टॉपिक के बारे में। और जो हमने प्रश्न पूछा है उसका सही जवाब भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं वोट देकर और इसके बाद सरकारों को कुछ समय के लिए चुन लिया जाता है। भारत में 5 साल के लिए चुना जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, इसका जो सही जवाब है आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़ें, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह ही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे की असेसमेंट करेंगे। वैसे ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूं ये अगस्त 2023 में पेपर आया था, प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं। तो 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं जो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी हमने बच्चे की असेसमेंट ही करनी है और इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वट इज द डिफरेंस बिटवीन वीकली मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स, कि हम यहां पर साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर जानना चाहते हैं। और बच्चे से ये प्रश्न पूछा है, यहां पर बच्चे ने कुछ आंसर दिए हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में आपने सिंपली ये बताना था कि बच्चे को कितना समझ आ गया है, बट इस क्वेश्चन में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है इसमें आपने ये बताना है कि बच्चे ने अगर ये 4 जवाब दिए हैं तो कौन सा जवाब पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा फेल हो गया है अपनी एबिलिटीज को दिखाने में। कौन सी एबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, कि जो भी हमने उससे प्रश्न पूछा, हमने 2 चीजों के बारे में प्रश्न पूछा। एक तो हमने पूछा साप्ताहिक बाजार जिसको आप वीकली मार्केट्स कहते हैं, फिर उसके बाद हमने शॉपिंग मॉल के बारे में पूछा जिसको आप क्या कह सकते हैं, शॉपिंग मॉल ही कहते हैं इसको, कि इन दोनों में आपने अंतर बताना है। हमने ये बच्चे से पूछा और बच्चे ने कौन सा जवाब इनमें से दिया। आपने चारों जवाब को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ये देखना है कि आपको कौन सा जवाब लगता है कि जिसमें कंपैरिजन अच्छे ढंग से नहीं किया गया। पहले ऑप्शन को देखो, द प्रोडक्ट्स सोल्ड इन वीकली मार्केट्स कुड बी बॉट एट चीप रेट्स whereas only a few people can afford products sold in shopping malls, कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान को केवल कुछ लोग ही क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं या फिर उसको खरीद सकते हैं। इसमें सिंपली क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स whereas द शॉप्स इन शॉपिंग मॉल्स आर बिल्ट टू लास्ट, कि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, बट शॉपिंग मॉल में जो दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। और ऑप्शन नंबर 3 में देखें, वीकली मार्केट्स रन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज whereas शॉपिंग मॉल इज यूजुअली सीन इन अर्बन एरियाज, कि साप्ताहिक जो बाजार होंगे वो ग्रामीण व शहरों दोनों में ही देखे जा सकते हैं, बट शॉपिंग मॉल आपको सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही देखे जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में लिखा गया है कि साप्ताहिक जो बाजार होते हैं, वीकली मार्केट्स आर मार्केट्स विच आर हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे, कि ये क्या होते हैं, ये किसी एक निश्चित दिन पर लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल क्या होते हैं, बहुमंजिला होते हैं, मल्टी स्टोरेड होते हैं और यहाँ पर जो दुकानें होती हैं अलग अलग मंजिलों पर दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सो आपने इसमें ऐसी ऑप्शन बतानी है जहां पर जो अंतर है या तुलना की गई है वो अच्छे ढंग से नहीं की गई। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसमें कंपैरिजन तो लगभग हर एक में किया गया है, बट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कंपैरिजन अच्छे ढंग से
नहीं किया, उसमें बस इन्होंने सिर्फ डाटा ही लिख दिया है, सिर्फ साप्ताहिक और शॉपिंग मॉल के बारे में अलग तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो यहां पर कंपैरिजन किया हुआ है, जैसे कि इसमें इन्होंने बताया है कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला जो सामान होता है वो सस्ती दरों पर बेचा जाता है, खरीदे जा सकते हैं, या फिर शॉपिंग मॉल में जो बिकने वाला सामान होता है वो सिर्फ कुछ लोग ही खरीद पाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है किसका, प्राइसिंग का। दूसरे ऑप्शन में देखें, वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है कि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, बट शॉपिंग मॉल में तो लंबे समय तक चलने वाली दुकानें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, आप जब भी जाएंगे ये दुकानें खुली होंगी। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में ही लगते हैं, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों ऑप्शनों में कंपैरिजन तो किया गया है। मतलब अगर बच्चे ने ये जवाब दिया तो हम मान लेंगे कि बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बट हमें क्वेश्चन में तो ये पूछा गया कि हमने ऐसा आंसर देना है जिसमें बच्चे का पता लगे कि उसने कंपैरिजन अच्छे ढंग से नहीं किया। ऑप्शन नंबर अगर हम 4 को पढ़ेंगे, इन्होंने वीकली मार्केट्स के बारे में बताया कि वीकली मार्केट्स क्या होती हैं, जहां पर हम ये जो किसी स्पेसिफिक डे पर खुलती हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं। मतलब ये बाजार एक यहां पर बताया जा रहा है कि किसी निश्चित दिन खुलते हैं। फिर इन्होंने शॉपिंग मॉल के जो बारे में जो बताया, उसने बताया कि बहुमंजिला इमारतें होती हैं। मतलब ऐसा बताना था ना कि जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो कैसे बाजार होते हैं, कब खुलते हैं, बट यहां पर तो कोई कंपैरिजन नहीं किया ना। इसमें जो दोनों बातें बताई गई वो बिल्कुल ही अलग अलग थी, जिसके कारण हम ये क्या कहेंगे कि इसमें जो बच्चा है जो उसने जवाब दिया उसमें हमें कंपैरिजन नहीं दिखा कहीं पर भी, बच्चा अंतर बताने में असफल रहा। सो ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या करेंगे, 4 को आप लगा देंगे टिक। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम सिर्फ यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं समझेंगे, एक के साथ जो चारों ऑप्शन होंगी इसको भी साथ में अगर समझेंगे तो ये चीज आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। सो कोशिश किया करें कि वीडियो पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन का अपने आप से जवाब देने की कोशिश किया करें। ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आज का। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th क्वेश्चन दैट इफ द अर्थ इज नॉट फ्लैट देन हाउ आर मैप्स शोइंग एवरीथिंग एज फ्लैट। कि कक्षा 6 का एक कह सकते हैं विद्यार्थी है, प्रश्न पूछ रहा है। हो सकता है कि वो लड़की हो लड़का हो, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, बट उसके द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है, फ्लैट, जैसे कि हम कोई पेज पर कॉपी पर लिखते हैं ना, तो वो जो टेबल होता है, कोई कॉपी का पेज है, वो क्या होता है, वो फ्लैट होता है। तो उस बच्चे के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर हमारी जो धरती है वो फ्लैट नहीं है, वो समान एक चपटी नहीं है, तो आप बताइए कि हमें मानचित्र में जो मैप्स हमें दिखाए जाते हैं उसमें सारा कुछ फ्लैट कैसे होता है। बच्चे ने वैसे क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है। इसके बाद यहां पर पूछा गया है व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, कि इस प्रश्न को संबोधित करने का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चंस को देखें, ऑप्शंस को आपने अब देखना है। क्वेश्चंस को तो देख ही लिया। क्वेश्चन फर्स्ट जो ऑप्शन लिखी है, शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स एंड ग्लोब्स रिसेंबल्स अवर अर्थ, कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है शोइंग द मैप्स टू द स्टूडेंट्स, कि विद्यार्थी को हम मानचित्र दिखाएंगे, मैप्स दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है आस्क देम टू फाइंड आउट द रीजन देमसेल्फ, कि अपने आप ही जो इसका जवाब है वो खुद पता कर लो। या फिर शोइंग द ग्लोब्स टू द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को हम ग्लोब दिखाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि हम इस प्रश्न में 2 से ज्यादा हमें आंसर मिलते हों, या फिर हो सकता है 1 से ज्यादा हमें लगता हो कि सही जवाब हो, पर हमने CTET के पेपर में या फिर किसी भी टेट के पेपर में हमने बेस्ट आंसर ही चूज करना होता है। सो ऑप्शन नंबर सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमिनेट कौन सा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो इसको एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों को हम मैप्स ही दिखा देंगे और बच्चे ने क्वेश्चन ही मैप से पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 2 को हम इसलिए एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि बच्चा अपने आप ही इस प्रश्न का जवाब निकाल ले। तो
बच्चे ने खुद ही प्रश्न पूछा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर हमसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो हम उसका जवाब देंगे, अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन रह गया 1 और ऑप्शन रह गया 4। क्या ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है? कुछ हद तक कह सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर 4 को हम एलिमिनेट इसलिए करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में कहीं ना कहीं यहां पर ग्लोब की बात कही गई है और इसमें जो आंसर आपका दिया गया है इसको थोड़ा सा वाइडर दिया गया है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऑप्शन नंबर 1 में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है। वैसे अगर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ चल सकते थे, बट ऑप्शन नंबर 1 में यह लिखा है कि हम बच्चे को एनिमेशन दिखाएंगे, विजुअल एड की मदद से, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर की मदद से वीडियो दिखाएंगे कि हमने जो नक्शे हैं वो क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ग्लोब पर हमारी धरती कैसे दिखती है, हमारी धरती फ्लैट नहीं है, हमारी धरती गोल है, हमें नक्शों की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि किसी भी एरिया को डिटेल में जानने के लिए हम ग्लोब की जो यूजेस है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का? उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारे नक्शों का। सो इसलिए हम उसको सारी चीज़ें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ग्लोब पर देखो ये कैसे, ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, बट अगर हम इसको नक्शे पर बनाएंगे तो कैसे ये जो जगह है वो खराब हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ये जब सारी चीज़ें बताएंगे तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि हम उसको वीडियो की मदद से, एनिमेशन की मदद से, और ऑप्शन नंबर 1 में यही लिखा है कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, शोइंग एनिमेशंस कि हाउ मैप्स एंड ग्लोब्स रिसेंबल्स अवर अर्थ। सो ऑप्शन नंबर 1 को आप लगाएंगे टिक, और इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसको पढ़ेंगे। यहां पर असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है, बट अगर आप पेपर तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एसएसटी वाले पोर्शन में। पहले असर्शन को पढ़ेंगे, फिर हम रीजन को पढ़ेंगे। असर्शन में आपको एक कथन दिया गया होगा और बाद में उसका आर में आपको तर्क दिया गया होगा, रीजन दिया गया होगा। आपने सही जवाब चुनना है। पहले यहां पर असर्शन में लिखा है सोशल साइंस हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद आर्ट्स, की सामाजिक विज्ञान का जो कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। ऑप्शन नंबर यहां पर आर देख सकते हैं, आर में लिखा हुआ है पेंटिंग, स्कल्पचर्स, प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा रिप्रेजेंट प्रूफ ऑफ मैनी डोमेन्स ऑफ सोशल साइंस, की चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती है। अभी आपको बताना है कि या तो ये दोनों गलत होंगे या तो दोनों सही होंगे, या फिर हो सकता है कि असर्शन सही हो, आर गलत हो, या फिर आर कह सकते हैं कि सही हो और ए गलत हो। अभी देखते हैं कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है। जो बात यहां पर असर्शन में कही गई है कि सोशल साइंस हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद आर्ट्स, सो अगर हम इस बात को पढ़ें तो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है इसके बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारी सोशल साइंस है इसका जो संबंध है वो किसके साथ है? आर्ट्स के साथ है। सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, और समाज के बारे में पढ़ते पढ़ते हम और सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया कल्चर, लोगों का जो बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ते हैं, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसके बारे में भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें आर्ट्स से कह सकते हैं कि रिलेटेड हैं। कैसे? क्योंकि आर्ट्स हमें क्या चीज़ें बताती है? आर्ट्स हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताती है जिसके साथ एसएसटी सोशल साइंस का जो संबंध है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पेंटिंग हो सकती हैं, कुछ मूर्तियां हो सकती हैं, जो आपका लिटरेचर है, साहित्य है, जो आपका म्यूजिक है, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये आर्ट्स ही तो हैं। ये आर्ट्स का जो संबंध है वो सोशल साइंस से है। और रीजन में यहां पर बताया गया कि जो पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर, मूर्तियां होती हैं, प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सभी हमें प्रूफ हैं
ऑफ मैनी डोमेन्स ऑफ सोशल साइंस। तो इसका जवाब बिल्कुल सही है। आर्ट्स का मैंने आपको मतलब बताया और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आर्ट्स के बारे में ही तो लिखी हुई हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपका अभिकथन सही है और इसकी जो रीजनिंग दी हुई है ये भी सही है। और आप ऑप्शन खुद ही ढूंढ लें कि कहां पर लिखी हुई है ऑप्शन जहां पर ए भी सही है और आर भी सही है और ए का जो आर दिया हुआ है रीजनिंग ये भी सही यहां पर है। सो ऑप्शन नंबर अगर आप ए को देखते हैं, ए में क्या लिखा है कि बोथ ए आर दोनों सही हैं और आर जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चल सकते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। अब से जो सीटेट है वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न ज्यादा पूछता है, स्टैटिक चीजें रह नहीं गई, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी किताब पढ़ने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं आप इस क्वेश्चन में कितनी रीजनिंग लगा पाते हैं। और स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम पहले। स्टेटमेंट में लिखा है, ए स्टेटमेंट में लिखा है द नेचर ऑफ सोशल साइंस इज एविडेंस बेस्ड एम्पेरिकल एंड वेरीफिएबल। यहां पर लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। कथन बी में लिखा गया है इट्स स्टडी ऑफन लीड्स टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिंगल इवेंट। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी एसएसटी के बारे में पढ़ते हैं, जो भी हम एसएसटी में पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस को देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद हम किसी भी कह सकते हैं कि कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए एक जो विज्ञानी था उसने वहां पर जाकर स्टडी की, उसने कुछ और बताया और दूसरे वैज्ञानिक ने कुछ और बताया। तो आपको क्या लगता है यहां पर कौन सी ऑप्शन सही होगी, कौन सी गलत होगी, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत? बात करें पहली ऑप्शन तो बिल्कुल यहां पर सही लिखी हुई है कि हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम डाटा को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम जो भी स्टडी करते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं। और इसके साथ ऑप्शन तो ए तो सही है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि जो भी आपने स्टडी की है इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। सो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हम सीटेट में भी कई बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम किसी बार एक प्रश्न का जो जवाब है कभी हम ए देते हैं, कभी बी देते हैं। हो सकता है कि हमने ए प्रश्न लगाया हो, सीटेट ने उसका जवाब बी दे दिया हो। सो हमने भी अपने हिसाब से क्या किया, इंटरप्रेट किया, मतलब कि हमने जो व्याख्या की वो हमने अलग तरीके से की। सो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, कि दोनों बात यहां पर सही लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चलेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रोजी ड्रीव अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन एज अ नर्स। की रोजी ने क्या किया, रोजी ने एक फोटो बनाई। किसकी फोटो बनाई, एक नर्स की फोटो बनाई और एक पुरुष की भी फोटो बनाई। पर पुरुष को उसने क्या दिखाया, पुरुष को उसने इंजीनियर दिखाया। ऑन आस्किंग द रीजन बिहाइंड इट, जब उससे कारण पूछा गया तो उसने क्या बताया, उसने बताया वुमेन मेक बेटर नर्सेस, कि जो औरतें होती हैं वो अच्छी नर्सेस बनती हैं। बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, धैर्यवान होती हैं, सौम्य होती हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी नर्स बनती हैं। और जो साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड, और जो साइंस में क्या चाहिए, साइंस में ज्यादा दिमाग चाहिए। और जो औरतें होती हैं वो कैपेबल नहीं होती टेक्निकल थिंग्स को समझने के लिए। अब जब बच्चे ने ये फोटो बनाई तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि इससे रोजी की जो स्टेटमेंट है वो क्या बताती है? क्या ये जेंडर कॉन्सिस्टेंसी है, या फिर कह सकते हैं जेंडर स्थिरता, या फिर ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्टीरियोटाइप, कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 जेंडर टाइपिंग है, जेंडर वर्गीकरण करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर भेदभाव। आपको क्या लगता है? वीडियो पॉज करें और इस प्रश्न का जवाब दें। सही जवाब की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका सही जवाब होने वाला है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप ही इस प्रश्न का जवाब क्यों होगा, इसके बारे में भी हम
समझ लेते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप में हम क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जेंडर के बारे में, कि इसने देखो यहां पर जब रोजी से पूछा गया कि भाई आपने महिला को नर्स दिखाया है, पुरुषों को आपने कह सकते हैं कि इंजीनियर दिखाया है, तो उसने इसका जवाब भी दिया। उसने कहा कि जो वुमेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेटर नर्सेज होती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान होती हैं, उनमें धीरज ज्यादा होता है। बट जो लड़के हैं उनका साइंस में दिमाग ज्यादा चलता है। सो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पहले से ही फिट कर दिया गया है कि जो वुमेन्स ऐसी होती हैं, अवधारणा पहले से ही बन चुकी है उसके दिमाग में। सो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वही सही होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप में हम पहले से ही इमेज बना लेते हैं किसी जेंडर के बारे में। हो सकता है ये जो इमेज बनाई गई है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव इमेज भी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चलेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। टू फैमिलराइज स्टूडेंट अबाउट इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, कि हम क्या चाहते हैं, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। आपने इस प्रश्न का जवाब देना है। आस्किंग स्टूडेंट टू कंडक्ट सर्वे इन देयर नेबरहुड अबाउट इलेक्शन, कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने के लिए हम कहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एन इलेक्शन इन द क्लास फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, की कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्क्रीनिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अ लोकल इलेक्शन, की स्थानीय चुनाव में वृत्त चित्र दर्शाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट फॉर अ लेक्चर, कि किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है कि अगर आप क्लास में बच्चों को इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहते हैं, भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में अगर आप बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। पेडागॉजिकल मेथड की बात करें तो आप कौन सा मेथड अच्छे ढंग से चूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड की हम यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हम बच्चों को कहेंगे कि आप जाइए पर वहां पर अपने आसपास वहां पर सर्वे करके आइए। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहेंगे। क्या ये जवाब सही हो सकता है? मेरे को तो नहीं लगता। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एन इलेक्शन इन द क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कि क्लास में कक्षा में क्या करेंगे, हम कक्षा में हम प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करेंगे, कि हम जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो क्लास में ही ऑर्गेनाइज करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे खुद ही एमपी बनेंगे, खुद ही चुनाव करेंगे, खुद ही अपना जो पार्लियामेंट है उसको चलाने की कोशिश करेंगे। सो मुझे तो लगता है कि जब ये तकनीक अपनाई जाएगी बच्चों के द्वारा, तो बच्चे इसके बारे में, चुनाव प्रक्रिया के बारे में अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे करके सीखेंगे। यहां पर इस ऑप्शन में अगर बच्चे करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, तो यहां पर बच्चे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखें, ऑप्शन नंबर 3 में तो सीधी बात बता रही है कि हम उसको एक डॉक्यूमेंट्री दिखा देंगे। डॉक्यूमेंट्री में बच्चा क्या करेगा, सिर्फ देखेगा। और ऑप्शन नंबर 2 में बच्चा सीखेगा, खुद करेगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखें, सिर्फ लेक्चर से क्या बच्चा कह सकते हैं कि चुनाव के बारे में सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर लेक्चर ही देना है तो टीचर भी तो क्लास में लेक्चर दे सकते हैं। सो लेक्चर के साथ नहीं, बट अगर हम बच्चे करके सीखेगा तो बच्चा अच्छे ढंग से सीख पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल एंड नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट वुड बी, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। बेसिकली आपसे यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस पूछी जा रही है। क्यों पूछी जा रही है? सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स, कि हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, बच्चे को हम संवेदनशील बनाना चाहते हैं। बच्चे को संवेदनशील हम किस लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कि बच्चे संवेदनशील हो जाएं आदिवासियों और चलवासी
पशुचारियों के लिए, पशु चारवक जो चरवाहे होते हैं, पशुओं को चराते हैं, उनके लिए हम संवेदनशील बनाना चाहते हैं बच्चों को। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए? आप उसे क्या करेंगे? ऑप्शनों को देखते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है स्क्रीनिंग अ मूवी और डॉक्यूमेंट्री ऑन बकरवाल्स, कि बकरवाल कह सकते हैं कि एक प्रजाति होगी, उन पर हम क्या करेंगे? चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाएंगे, एक डॉक्यूमेंट्री दिखा देंगे, एक मूवी दिखा देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी लेक्चर एंड सेमिनार, कि हम व्याख्यान और सेमिनार लगाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 3 अ ग्रुप डिस्कशन ऑन ट्राइब्स एंड नोमैडिक पास्टोलिस्ट, कि हम आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर एक सामूहिक चर्चा करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, एक सीधी किताब पढ़ देंगे। किताब वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर ऑलरेडी और भी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं। लेक्चर और सेमिनार मेथड को भी हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। कुछ हद तक कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाना ठीक हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर अगर आप 3 को देखेंगे, अ ग्रुप डिस्कशन, कि हम इन ट्राइब्स और नोमैडिक पास्टोलिस्ट की आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर हम अगर सामूहिक चर्चा करेंगे तो बच्चे यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इससे हम कह सकते हैं कि बच्चे आदिवासी और यहाँ पर जो बात कही जा रही है पशुचारियों के बारे में अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, संवेदनशील हो पाएंगे, और हो सकता है उनकी जिंदगी के बारे में जब अगर बच्चों को पता लगे तो बच्चे और भी ज्यादा क्या हो? संवेदनशील महसूस करें, और यहाँ पर बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो भी डेवलप होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? वाइल स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन यूजेस ऑफ वाटर, अ टीचर शुड यूज द ब्लैक बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। यहां पर क्या आपसे बात बताई जा रही है? यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि बच्चे ग्रुप डिस्कशन में हैं, एंगेज्ड हैं, और जिस टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ वाटर, कि जो पानी है उसका इस्तेमाल करने के बारे में बताया जा रहा है। अ टीचर शुड यूज द ब्लैक बोर्ड, कि आपको क्या लगता है जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? एज अ टीचर अगर आप वहां पर होंगे तो आप क्या करेंगे? अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट, थीम्स एंड इश्यूज, कि संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 2 नोटिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट हु आर कंसीडर्ड ब्राइट इन द क्लास, कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 3 लिसन टू द स्टूडेंट बट नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड, कि आप बच्चों को सुनेंगे पर उनका अभिलेखन करना आवश्यक नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्डिंग एवरी वर्ड सेड इन द डिस्कशन, कि चर्चा में कही गई हर बात को आप अभिलेखित करेंगे। ये बात थोड़ी सी नेगेटिव मुझे तो लग रही है। ऑप्शन नंबर 4 को हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि हम बच्चों को सुनेंगे पर रिकॉर्ड करना उसको जरूरी नहीं है। ये भी ठीक इतनी नहीं लग रही। बट ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, नोटिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट हु आर कंसीडर्ड ब्राइट इन द क्लास, कि यहां पर तो फिर भेदभाव करने वाली बात होगी कि होनहार बच्चे जो माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वीक स्टूडेंट हैं, स्लो लर्नर्स हैं, अगर उन्होंने अच्छा जवाब दिया तो क्या हम उनकी प्रतिक्रिया को नहीं लिखेंगे? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे। पर अगर हम बात करें कि अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट, थीम्स एंड इश्यूज, इसमें क्या होगा? संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर जब हम प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करेंगे तो इसके साथ साथ हम बच्चों की मदद कर रहे हैं उस डिस्कशन को स्ट्रक्चर करने में। इसके साथ साथ हम और क्या कर रहे हैं कि उनकी जो डिस्कशन है वो और अच्छे ढंग से हो पाए। बच्चे साथ में बैठेंगे, अपने आइडियाज को शेयर करेंगे ग्रुप में जब वो बैठे होंगे। इसके साथ साथ अपने आइडियाज के बीच में वो कनेक्शन भी बना पाएंगे और उनकी जो टीचर होगा वो भी हेल्प कर रहा होगा। इसके साथ कह सकते हैं कि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को आप करेंगे टिक। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अपने इस प्रश्न पर। अ टीचर टेक स्टूडेंट ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफ्टर फिनिशिंग द लेसन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द विजिट। आपराधिक न्याय प्रणाली नाम का एक लेसन था। उस पाठ को पढ़ाने के बाद
टीचर ने क्या किया, बच्चे तो थे उच्च प्राथमिक कक्षा से संबंध रखते थे, उन सभी बच्चों को ले गया जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में ले जाने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर उद्देश्य पूरा करता है? नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को आपने पढ़ना है और उसके बाद सही जवाब देना है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट एंड इंटरेक्ट विद लॉयर्स, जजेस एंड स्टाफ ऑन द रोल दे प्ले, कि न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, टू शो द चैलेंजेस ऑफ सीकिंग जस्टिस एंड क्रिएट ऑफ द सिस्टम, कि न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। ऑप्शन नंबर सी, टू स्केयर स्टूडेंट बाय शोइंग डिफिकल्टीज फेस्ड बाय दोज implicated in various cases and encourage law keeping, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। क्या हम वहां पर बच्चों को डराने लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कि और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर आप सी को तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप करें तो आप ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि यहां पर सी दिया हुआ है। सी में तो यहां पर पहले से ही नेगेटिव बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो यहां पर भी नेगेटिव बात की गई है, सी आ गया यहां पर। अब यहां पर ऑप्शन आपके पास बची है, या तो बी हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर बी को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि अगर आपके क्लास के बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं, अगर इनको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो हम उनको पहले से ही डरा देंगे, उनके मन में भय पैदा कर देंगे। यहां पर भी भय लिखा है ना, कि हम उनके मन में पहले ही डर पैदा कर देंगे, तो आने वाली चुनौतियों के लिए वो कैसे तैयार हो पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात की गई है। बट अगर आप ऑप्शन नंबर ए को पढ़ेंगे कि बच्चे को जो यहाँ इनके टीचर हैं लेकर गए हैं, यहाँ पर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाम के लेसन को पढ़ाने के बाद, सो यहाँ पर जो टीचर के द्वारा काम किया जा रहा है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, कि कैसे जो फंक्शनिंग होती है कोर्ट की और उनसे बातचीत करना, जो लॉयर्स होते हैं उनका यहाँ पर दिखाना कि सब कुछ कैसे ये चीजें होती हैं असल जिंदगी में और उनका क्या रोल होता है और वो कैसे ये सभी काम करते हैं। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही होगा। वैसे आज की वीडियो में हम सिर्फ 10 प्रश्न ही हमने इंक्लूड किया है। अभी देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आपको ये क्लासेस समझ आई हैं तो कल से हम 20-30 प्रश्न एक क्लास में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न समझाए क्या आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर आप इसी तरह से सारी वीडियोस को समझ लेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं तो मैं तो मान के चलूंगा कि आपके एसएसटी में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। 60 में से अगर आप 50 नंबर ले जाते हैं तो आपका सीटेट का जो पेपर है वो क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।